जय हिंद दोस्तों, आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। तो काफ़ी सारे लोगों ने कमेंट किया होता है कि सर कंप्यूटर कहाँ से पढ़ी। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं एक बार ट्राई करता हूँ आपको कंप्यूटर के लिए कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ा के देखता हूँ। अगर आपका रिस्पांस अच्छा रहेगा देन फिर भी वी विल कंटिन्यू। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे जाने से पहले मैं आप सभी लोगों को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। जैसा कि आप सभी लोगों को पता ही है कि आगे यूपी, एसआई, एएसआई, पैट, लेखपाल, ग्रुप डी, एनटीपीसी जैसे बहुत सारे एग्जाम्स लाइनअप हैं और आप अपने सिलेक्शन को सुनिश्चित करना चाहते हैं। तो टेक्स्ट बुक ने अपनी उड़ान सेल नाम से एक सेल निकाली है जो कि 13 मई से 15 मई के बीच में चलने वाली है और इससे आप अपनी तैयारी को पंख दे सकते हैं और अपने सिलेक्शन को सुनिश्चित कर सकते हैं। यहाँ पर आप 18,000 प्लस एग्जाम्स के लिए तैयारी कर सकते हैं और इनका इंटरफेस बहुत ही लाजवाब है। यहाँ पर कोई लैग आपको देखने को नहीं मिलता है। तो जाइए नीचे दी हुई लिंक से रजिस्टर कीजिए और हमारा कूपन कोड ऐसे ऐसा यूज करना मत भूलिएगा टू गेट 12% ऑफ, जिससे आपको ये टेक्स्ट बुक ईयरली पास प्रो 395 का पड़ जाएगा और आपको ये टेक्स्ट बुक ईयरली पास प्रो मैक्स 483 रुपीज़ का पड़ जाएगा। तो चलिए चलते हैं अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं अपना परिचय देता हूँ आपको कि मेरा नाम संदीप कुमार है। जैसा अभी यहाँ पर देख रहे हैं, करेंटली मैं एज ए एएसआई वर्क कर रहा हूँ यूपी पुलिस में। मेरी क्वालिफिकेशन आप देख सकते हैं बीटेक इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग और इसके पहले मैंने 4 साल सॉफ्टवेयर इंजीनियर पे काम भी किया हुआ है। एमएनसीज में मैंने काम किया हुआ है एज ए सॉफ्टवेयर डेवलपर। तो ये था मेरे बारे में परिचय। आई होप आपको सब क्लियर हुआ होगा। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है? तो पहला क्वेश्चन आपका कहता है कि कोई ऐसा टूल है जो मतलब ऐसा कोई टूल है जो कंसिस्ट करता है जिसमें आप कम्युनिकेशन भी कर सकते हैं, मैनेजमेंट भी कर सकते हैं और क्लाउड स्टोरेज भी कर सकते हैं और कंट्रोल भी कर सकते हैं। तो कोई ऐसा टूल बताइए, ऐसा टूल है जिससे ये सारी चीज़ें हो सकती है, जिससे आप संचार भी कर सकते हैं, प्रबंधन भी कर सकते हैं, क्लाउड स्टोरेज भी कर सकते हैं और नियंत्रण भी कर सकते हैं। तो इसका आंसर है जी अकाउंट, जी ड्राइव, जीमेल, जी सूट। ठीक है, तो आप इसका आंसर देने का ट्राई कीजिए। हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसका आंसर क्या। तो इसका आंसर है जी सूट। ठीक है, तो आपको हो सकता है आपको गलत आपने ट्राई किया हो। अगर आपने सही किया तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आपका आंसर सही नहीं है तो आप इसका सॉल्यूशन देखिए। तो इसका आंसर जी सी क्यों है, जी अकाउंट क्यों नहीं है, जी ड्राइव क्यों नहीं है, जी मेल क्यों नहीं है? तो आप एक बात बताइए, आप अगर इसमें बात करता कम्युनिकेशन की, केवल कम्युनिकेशन, तो आपका ऑप्शन क्या हो जाता है? जीमेल हो जाता है ना, क्योंकि जीमेल के थ्रू हम कम्युनिकेशन करते हैं, हम मैसेज ट्रांसफर करते हैं, ईमेल भेजते हैं, राइट। मैनेजमेंट का बोलता तो आपका अकाउंट जी अकाउंट हो जाता है, क्योंकि जी अकाउंट के थ्रू हम सब कुछ मैनेज करते हैं। नॉर्मल अकाउंट होता है, हम केवल मैनेज आपको कोई भी चीज़ अगर आपको गूगल में एक्सेस करनी है, कुछ चलाना है, तो आपके लिए पहले जी अकाउंट होना जरूरी है। ठीक है, तो मैनेजमेंट। और क्लाउड स्टोरेज के लिए आप क्या करते हैं? जी ड्राइव यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इनमें से अगर सिंगल पूछता तो आप उसका आंसर सिंगल दे सकते थे। अगर क्लाउड स्टोरेज पूछता तो जी ड्राइव दे देते, अगर कम्युनिकेशन पूछता तो जीमेल दे देते। तो बट इसने क्या पूछा? इसने सारी चीज़ पूछ ली एक साथ। कम्युनिकेशन भी पूछ ली, मैनेजमेंट भी पूछ लिया, क्लाउड स्टोरेज भी पूछ लिया और कंट्रोल भी पूछ लिए। तो इसलिए इसका आंसर है जी सूट। आई होप क्लियर हुआ होगा आपको। तो नेक्स्ट टाइम हो सकता है क्वेश्चन इस तरीके से आ जाए कि कम्युनिकेशन के लिए क्या यूज़ करते हैं, तब आप आंसर लगाएंगे जी मेल। क्लाउड स्टोरेज के लिए क्या यूज़ करते हैं, तो आप ऑप्शन जाएंगे जी ड्राइव। ठीक है, तो अपना आंसर है ये। जी सूट क्या होता है मैं आपको ये भी बता दूं। जी सूट इज़ अ कलेक्शन ऑफ ऑल दीज ऐप्स, जिसमें आपका जीमेल आ जाता है। ठीक है, ये आपका हैंगआउट है। ठीक है, यहाँ पर आपका कैलेंडर है, ये जी ड्राइव है आपकी, और यहाँ पर आपका ये आप जानते हैं एक्सेल। ठीक है, यहाँ पर आपका डॉक्यूमेंट। ठीक है, ये आपकी स्लाइड। तो ये सारा जी सूट का कलेक्शन है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा और अच्छे से इस चीज़ को ध्यान रखिए। हो सकता है नेक्स्ट टाइम इनमें से कोई क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। तो सेकंड क्वेश्चन पूछ रहा है कि यहाँ पर कि ईमेल मैसेज आर पास्ड थ्रू द इंटरनेट बाय यूजिंग प्रोटोकॉल। एक ऐसा प्रोटोकॉल है जिसके थ्रू हम ईमेल संदेशों को भेजते हैं, तो उस प्रोटोकॉल का नाम बताइए। तो इसमें ऑप्शन है आपका एफटीपी, मतलब फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, इसको सिंपल हम एफटीपी बोलते हैं। सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, सिंपल मैसेज सर्विस प्रोटोकॉल और यूडीपी प्रोटोकॉल। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? यूडीपी को आप यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल भी बोलते हैं। ठीक है, इसका फुल फॉर्म हो सकता है नेक्स्ट टाइम आ जाए, तो इसको आप लिख के रखिए। ठीक है, तो इसका आंसर है SMTP, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। बी इसका आंसर सही है। ठीक है, अब बी आंसर आप यहाँ पर देख सकते हैं। SMTP पहले ये सेंटर होता है। सपोज दैट आप कोई मेल भेज रहे हैं, तो सबसे पहले आप जो मेल भेजेंगे वो SMTP के थ्रू आपके साइट का सर्वर होगा, मतलब सेंटर का साइट का सर्वर हो। मान लो एक आप कंपनी में काम कर रहे हैं, तो कंपनी कोई सर्वर होगा, तो सबसे पहले मेल उस सर्वर में जाएगा, चेक करेगा कि कोई वल्नरेबिलिटी तो नहीं है, कोई इशू तो नहीं है, सिक्योरिटी पैचेस की कोई इशू तो नहीं है। फिर उसके बाद वो SMTP के थ्रू इंटरनेट पे जाएगा, दैन रिसीवर साइट पे जाएगा, और ये रिसीवर साइट पे POP थ्रू और IMAP के थ्रू रिसीवर साइट पे रिसीव हो जाएगा। अब POP क्या है? POP मतलब पोस्ट प्लास्टर ऑपरेशन नहीं है। ठीक है, यहाँ पर POP का मतलब है आपका, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, POP पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। ठीक है, और IMAP का मतलब क्या है? इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। ठीक है, तो इन चीज़ों को याद रखिए, और ये आपकी रिसीवर साइड यूज़ होता है मैसेज को रिसीव करने के लिए। ठीक है, आप इतना याद रखिए।
बाकी फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल क्या होता है? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, मान लो ये कंप्यूटर C1 है, ये कंप्यूटर C2 है, इन दोनों के बीच में फाइल का ट्रांसफर होना है तो यहाँ पर FTP यूज़ होगा, ठीक है। ये इसलिए सिंपल मैसेंजर सर्विस प्रोटोकॉल ये क्या करता है, ये आपके जो आप चैट करते हैं, ठीक है, और चैट में जो नोटिफिकेशन वगैरह आते हैं जब आप नेट खोलते हैं तो यहाँ पर ये यूज़ होता है, ठीक है। तो यहाँ पर रियल टाइम चैट के लिए यूज़ होता है, रियल टाइम चैट के लिए। और UDP क्या होता है? अब UDP में आप दो चीज़ नोट करिए, एक UDP और ये आपका एक TCP, ठीक है। यहाँ पर आप तो UDP की मैंने फुल फॉर्म आपको बता दिया था, TCP का होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, ठीक है। मतलब ये दोनों कम्युनिकेशन पर्पज़ के लिए यूज़ होते हैं, ठीक है। ये प्रोटोकॉल कम्युनिकेशन के लिए यूज़ होते हैं, ये भी कम्युनिकेशन के लिए यूज़ होता है, ठीक है। अब ये क्या कर ये UDP क्या है? UDP आपका फास्टर प्रोटोकॉल है, मतलब इसमें मैसेज जल्दी ट्रांसफर होते हैं, जल्दी सेंड होते हैं और ये आपका थोड़ी स्लोवर है, ठीक है। अब ये फास्टर क्यों है? ये फास्टर इसलिए है क्योंकि इसमें गारंटी नहीं होती, ठीक है, गारंटी नहीं होती मैसेज डिलीवरी की, बट इसमें गारंटी होती है, गारंटीड मैसेज डिलीवर होता है। तो इसलिए ये TCP जो है थोड़ा स्लो है, ठीक है। तो जब आपकी गारंटी होती है तो ये थोड़ा सा आपको कॉस्टली भी पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये चीज़ क्लियर हुई होगी। कल को हो सकता है आपसे ये पूछे कि UDP और TCP में स्लो कौन है और इसमें गारंटीड मैसेज किस में ट्रांसफ़र हो जाता है, तो ये सब चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पर अपने इसको नोट डाउन करके रखिएगा, बहुत अच्छे से तरीके से मैंने आपको समझाया है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखिए ये बहुत ही प्योर टेक्निकल क्वेश्चन है जो लास्ट टाइम आया हुआ था कि सी लैंग्वेज में एरे का डिक्लेयर करने का सही सिंटेक्स क्या है। देखिए यहाँ पर ये सारे आपके ऑप्शन हैं, ठीक है। ये सही इसका आंसर क्या है कि ये एरे को डिक्लेयर करना है, तो सही आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर है आपका B नंबर, ठीक है, B आपका सही है। चलो मैं B आपको करके बताता हूँ यहाँ पर कि इन सब का मतलब क्या क्या है, ठीक है। यहाँ पर है int A100। इंट का मतलब क्या है? इंट ये डेटा टाइप बोलते हैं इसको, ठीक है, डेटा टाइप। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि आप इसमें इंटीजर वैल्यू स्टोर कर सकते हैं इस एरे में, ठीक है। यहाँ पर आप 1 2 3 डॉट डॉट इस तरीके की वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। ये क्या है? ये बताता है वेरिएबल नेम, ठीक है। और ये क्या बताता है? 100, ये साइज बताता है, ठीक है। और ये साइज कहाँ से स्टार्ट होता है? आपका इंडेक्स 0 से स्टार्ट होगा, मतलब इस तरीके से A0 A1 डॉट डॉट A99। आई होप क्लियर हुआ होगा। तो ये सब नोट डाउन करके रखिएगा, ठीक है। कल को आपसे ये पूछा जा सकता है कि आप कैरेक्टर को कैसे डिक्लेयर करेंगे, कैरेक्टर एरे को। कल को हो सकता है आपका क्वेश्चन आ जाए कि कैरेक्टर एरे कैसे डिक्लेयर करेंगे। तो कैरेक्टर के लिए आपका सिंटेक्स होगा कैर, और यहाँ पर आप नेम जो वेरिएबल नेम होगा, और यहाँ पर आपका साइज होगा, जो भी साइज आप देना चाहें। तो ये आपका सिंटेक्स है कैर, ठीक है। तो ये आप नोट डाउन करके रखिएगा, और ये सेमीकोलन भी आएगा यहाँ पर। और इसके बाद आपसे बोला जाए कि सिंपल आपको एक वैल्यू स्टोर करनी है एक वेरिएबल पे, तो उसके लिए कैसे करेंगे? तो इंट A इक्वल टू 10। आप A में आपको 10 की वैल्यू स्टोर करनी है, तो आप पहले ये डिसाइड करेंगे कि A किस टाइप का है, इंटीजर टाइप का, और उसमें आप 10 डाल दीजिए। आपको 15 डालना है तो इंट A इक्वल टू 15, ठीक है। तो इस तरीके से आई होप आपको क्लियर हुआ होगा, ठीक है। तो ये सब नोट डाउन करके रखिएगा कि कैसे क्या होता है, कैसे डिक्लेयर करते हैं हम, कैसे कैरेक्टर एरे डिक्लेयर करते हैं, कैसे इंटीजर, और इंटीजर में क्या क्या होता है। ये आपका डेटा टाइप हो जाता है, ये आपका वेरिएबल नेम हो जाता है, ये आपका साइज हो जाता है। और साइज कैसे स्टार्ट होता है? A0 A1 A डॉट डॉट A99। तो ये क्लियर हुआ होगा आई होप। तो आगे बढ़े, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन 4, निम्नलिखित में से इनपुट डिवाइस का एक उदाहरण कौन सा है? अब देखिए इनपुट डिवाइस क्या होता है। इनपुट डिवाइस मैं आपको बता दूँ, इनपुट डिवाइस क्या होता है कि जो डेटा सेंड करते हैं कंप्यूटर को प्रोसेसिंग करने के लिए। सेंड करने का मतलब जैसे कि आप कीबोर्ड जानते हैं, कीबोर्ड क्या करता है? आपके कंप्यूटर को क्या करता है? कमांड देता है। आप ABC टाइप करेंगे तो वो कंप्यूटर पे जाएगा और फिर प्रोसेस होगा, ठीक है। कीबोर्ड हो गया आपका, और इसके अलावा भी आपके माउस हो जाता है आपका, ठीक है। माउस के अलावा आपका स्कैनर हो गया, स्कैन करता है डॉक्यूमेंट, फिर उसको प्रोसेस करने के लिए भेजता है। तो ये सब चीज़ें आपकी माइक्रोफोन हो गया, ठीक है। ये सब चीज़ें आपकी इनपुट है। इन मतलब यह ऐसे याद रखिए, इनपुट मतलब इन मतलब अंदर जाना। जो भी चीज़ कंप्यूटर के अंदर डाटा प्रोसेस के लिए जा रही है उसको इनपुट बोलेंगे। आउटपुट क्या होता है? जो डाटा प्रोसेस होकर बाहर आता है। जैसे मान लो आपका स्पीकर हो गया, स्पीकर से आप साउंड सुनते हैं, वो बाहर आ रहा है कंप्यूटर से। प्रिंटर हो गया, प्रिंटर से बाहर आ रहा है चीज़ें, ठीक है। प्रोजेक्टर हो गया, तो ये आपकी हो गई आउटपुट डिवाइस है, मतलब जो बाहर आ रही है चीज़ें। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा बारकोड रीडर। बारकोड रीडर आपने जब आप मॉल वगैरह में जाते हैं ना, आपने मॉल वगैरह में गए होंगे, वहाँ पर आप देखते हैं ना कि जब आप कोई सामान परचेस करेंगे तो फिर वो स्कैन करके फिर आपका कूपन वगैरह चेक करते हैं और उससे उसका प्राइस वेरीफाई करते हैं। तो वो होता है, ये है बारकोड स्कैनर, आपने मॉल वगैरह में देखा होगा, ठीक है। और मॉनिटर और प्रोजेक्टर आपके क्या है? ये आउटपुट हो गए, ठीक है। अब बोलेंगे आपकी रैम क्या होता है सर? तो रैम आपकी ना इनपुट है ना आउटपुट है, ये आपकी है मेमोरी डिवाइस, ठीक है। तो ये आप नोट डाउन करके रखिएगा। हो सकता है कल को ये आ जाए कि आपका रैम क्या है, तो मेमोरी डिवाइस है, ठीक है।
चलिए फिर आगे बढ़ें। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, एज ऑफ सप्लीमेंट्री मेमोरी सिस्टम विच स्टोर फ्रिक्वेंटली यूज्ड इंस्ट्रक्शन एंड डेटा फॉर क्विक प्रोसेसिंग। तो एक मेमोरी सिस्टम है जो फ्रिक्वेंटली यूज्ड होने वाली इंस्ट्रक्शन को अपने पास रखता है और मतलब जल्दी से प्रोसेस करने के लिए डेटा सीपीयू को अवेलेबल करा देता है। तो वो कौन सी मेमोरी है जो इतनी फास्ट है, जो अपने पास, ठीक है, बहुत इंस्ट्रक्शन को बहुत जल्दी सीपीयू के पास करती है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसमें हार्ड डिस्क है आपका ऑप्शन में, रजिस्टर है आपका, रैम है, कैश मेमोरी। तो इसका आंसर क्या होगा? कैश मेमोरी। ठीक है, जो आपकी कैश मेमोरी होती है वो सीपीयू के जस्ट पहले लगी होती है। जब भी कोई इंस्ट्रक्शन आता है तो सब फिर कैश मेमोरी में जाता है, फिर उसके बाद सीपीयू में जाता है। ठीक है, तो कैश मेमोरी आपकी बहुत ही ये कॉस्टली होती है। सबसे पहले तो कॉस्टली होती है, ठीक है, बहुत, जब कॉस्टली होगी तो साइज भी बहुत कम होता है, साइज लेस होता है, और बहुत ही फास्ट होती है। ये कॉस्टली है, फास्ट है, इसलिए इसको बहुत ही मतलब फ्रिक्वेंटली यूज जो डेटा होता है ना उसके लिए यूज़ किया जाता है। आप कोई मोबाइल फ़ोन में देखते हैं ना कि आप क्लियर कैसे का ऑप्शन आता है आपके मोबाइल फ़ोन में, जब आप ऐप्स में जाते हैं तो वहाँ पर देखते हैं क्लियर कैसे, मतलब आप वो जो डेटा उसको चाहिए होता है ना क्लियर कैसे करेंगे, तो उसमें जो फ्रिक्वेंटली यूज डेटा होता है, जैसे आपने कोई चीज़ सर्च कर रहे हैं या फिर, तो उसको बार बार आपके हार्ड डिस्क से या रैम से इंटरेक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी उसको। अगर जो भी डेटा सपोज दैट उसके पास अवेलेबल होगा तो वो तुरंत कैसे से ले लेगा। और कैसे, जैसे ही आप कंप्यूटर शट डाउन करते हैं ना तो इसका डेटा इरेज हो जाता है, क्योंकि इसका साइज ही बहुत छोटा होता है। तो ऑप्शन कल को पूछ सकता है कि किसका डेटा कंप्यूटर बंद होने के बाद ये इरेज हो जाता है, तो इसका कैसे का हो जाता है। और तो कैसे मेमोरी जो होती है आपकी बहुत फास्टर होती है, ठीक है, साइज कम होता है, साइज का बहुत कम होता है, और ये बहुत फास्ट, जो भी फ्रिक्वेंटली यूज डेटा होता है ना वो यहीं से सीपीयू ले लेता है। बार बार इसको ना सेकेंडरी मेमोरी और मेन मेमोरी पर जाने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, तो अगर कल को ये क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि कौन सी मेमोरी सबसे फास्ट है, तो कल को कैसे मेमोरी आप ऑप्शन उसका टिक करेंगे। रैम आपकी जो होती है, जो रैम होगी आपकी रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है, ठीक है, एक्सेस मेमोरी। तो ये किस काम आती है? जब सपोज आपको कैसे में डेटा नहीं मिलता तो फिर वो रैम के पास जाता है, रैम पे चेक होता है कि डेटा जो कंप्यूटर को चाहिए प्रोसेस होने के लिए वो अवेलेबल है या नहीं है। ठीक है, तो अब रैम आपने देखा होगा मोबाइल में 4 GB 12 GB। तो इसका मतलब क्या होता है कि जो आपके ऐप्स होते हैं ना, करेंटली रनिंग ऐप्स, वो रैम पे जाके इंस्टॉल होते हैं और वहीं पर रन करते हैं। और सेकेंडरी मेमोरी पे क्या होता है, आपका परमानेंट डाटा स्टोर होता है। हार्ड डिस्क आपका जो परमानेंट डाटा स्टोर करते हैं आप, ये नेट, ये आपका ज़्यादा फास्ट नहीं होता है, ये स्लो होती है। ठीक है, इसलिए ये आपने देखा होगा काफ़ी बड़े बड़े साइज़ में आती है, 1 TB 500 GB, इस तरीके से इसका साइज़ होता है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। ये आपका, यहाँ पर आप स्पीकर को नोट डाउन कर लीजिए, सीपीयू के जस्ट पहले आपका कैसे होता है, उसके पहले आपकी मेन मेमोरी होती है और यहाँ पर आपकी सेकेंडरी मेमोरी होती है। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। 6वां क्वेश्चन, फॉर्म टैग की विशेषता निर्दिष्ट करती है कि सर्वर पर सबमिट करते समय फॉर्म डेटा को कैसे इनकोड किया जाना चाहिए। तो इसमें एक ऐसा एट्रीब्यूट है जो कि जब आप कोई फॉर्म भरते हैं ना, फिल करते हैं, तो उस टाइम पे क्या होता है, जैसे आप फॉर्म फिल करेंगे तो वहाँ पर आपकी डिटेल मांगता है ना, डिटेल, और डिटेल को आप फिल कर देते हैं, वो सबमिट, फिर उसके बाद सबमिट का ऑप्शन आता है। तो सबमिट करते टाइम, सबमिट जैसे ही आप करेंगे तो वो किस फॉर्म में इनकोडेड होगा, मतलब इनको जो आपके सर्वर साइड पे जाके स्टोर होगा ना डेटा, वो कैसे इनकोड होकर जाकर वो सर्वर पे स्टोर होगा, तो वो कैसे होता है। तो इसमें ये पूछ रहा है कि उसमें कौन सा एट्रीब्यूट यूज़ किया जाता है। तो उसका आंसर है आपका एन टाइप। जो एट्रीब्यूट यूज होता है वो एन टाइप एट्रीब्यूट यूज होता है। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं ना, फर्स्ट नेम लास्ट नेम एड्रेस आप फिल करेंगे, सबमिट करेंगे, तो सबमिट करने के बाद क्या होता है कि वो जो डेटा होगा ना इनकोडेड फॉर्म में सर्वर पे चला जाएगा, मतलब कि वो एक्चुअल फॉर्म पे नहीं जाता है कि आपने स्टोर किया नाम जो भी आपने वो और सब कुछ चीज़ है, वो एक इनकोडेड फॉर्म में जाता है ताकि कोई उसकी प्राइवेसी ना छेड़छाड़ ना हो सके। ठीक है, डेटा प्राइवेट रहे इस तरीके से, तो उसमें एन के टाइप का यूज़ करते हैं। क्लियर? अब जो यहाँ पर है बॉडी टाइप, बॉडी टाइप का मतलब क्या होता है कि रिस्पॉन्स जब आप देखते हैं ना, किसी भी चीज़ का रिस्पॉन्स जो आता है ना, मतलब जैसे आपने कुछ चीज़ आपने कुछ एप्लीकेशन ओपन की और उसका जो आपको वेब पेज ओपन होकर आ जाता है ना, तो वो बॉडी जो है ना वो आपकी किस फॉर्म में है, HTML में है या टेक्स्ट में है। तो ये वो बॉडी टाइप को दिखाता है कि आपको किस फॉर्म में दिखानी है, HTML में दिखानी है, टेक्स्ट में दिखानी है। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा बॉडी टाइप और एंग टाइप। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं 7 क्वेश्चन पे। तो 7 क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ नॉन लीनियर क्रॉस रेफरेंसिंग टूल विच कनेक्ट्स द लिंक्स टू अदर टेक्स्ट यूजिंग हाइपरलिंक आर्कान। तो एक मीन्स क्रॉस रेफरेंसिंग टूल होता है, जो कि जैसे आपने देखा होगा ना कि कभी आप कोई वेबसाइट टाइप करते हैं ना तो वहाँ पर एक हाइपर लिंक बन जाता है, एक ब्लू कलर का हाइपर लिंक बन जाता है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो वो डायरेक्टली वो आपको उस वेबसाइट पे रिडायरेक्ट कर देता है। तो ये पूछ रहा है कि उसको क्या बोलते हैं, उस जो रेफरेंसिंग टूल होता है ना उसको क्या बोलते हैं, जो मतलब उन दोनों के बीच में लिंक को जोड़ता है कि आपने क्लिक किया और वो जाके आपको रिडायरेक्ट कर दिया, उसको क्या बोलते हैं। तो यहाँ पर आपके देखिए ऑप्शन है आपके, रिच टेक्स्ट बोलते हैं, VoIP बोलते हैं, हाइपर टेक्स्ट बोलते हैं, बुकमार्क बोलते हैं। इसके क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं हाइपर टेक्स्ट। तो इसका आंसर है सी, हाइपर टेक्स्ट। आपने देखा होगा ना कि जो जब जैसे आप कोई टाइप कर देते हैं www या फिर जो भी है, वहाँ पर जैसे ब्लू कलर का एक
वहाँ पर हाइपर लिंक बना देते हैं। जैसे आपने यहाँ पर लिख दिया, कुछ भी नाम डाल दिया और उस पर हाइपर लिंक बना दिया, वो और उस हाइपर लिंक उस नाम पे आपने सेट कर दिया कि जब भी इस पे कोई क्लिक करेगा तो ये वेबसाइट खुलेगी, ठीक है। तो आप क्या कर रहे हैं, उसको हाइपर टेक्स्ट, जो रेफरेंसिंग टूल होगा ना, उसको हाइपर टेक्स्ट बोलते हैं। तो वो होता है जैसे जैसे सपोज मैंने यहाँ पर लिख दिया गूगल, एक नाम लिख दिया और इसके अंदर मैंने सेट कर दिया कि जब भी www जब भी कोई गूगल पे क्लिक करेगा तो google.com ओपन होगा, और इसको मैंने सेट कर दिया और इसको बना दिया हाइपर लिंक, और ये क्या करेगा, ये आपका ब्लू कलर से हो जाएगा। तो ये होता है, इसको बोलते हैं, जो टूल यूज़ करते हैं उसको हाइपर टेक्स्ट बोलते हैं, और ये डायरेक्टली इसको ओपन कर देता है, ठीक है। आप बुक मार्क जानते हैं, बुक मार्क क्या होता है, जैसे कि आप कोई साइट को सेव कर लेते हैं क्विक एक्सेस के लिए, तो वो होता है बुक मार्क। BOIP क्या होता है, BOIP वो फुल फॉर्म आप नोट कर लीजिए, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल, ठीक है। तो आप इंटरनेट के माध्यम से जो भी कॉल करते हैं ना, आप कॉल करेंगे ना, तो उसमें BOIP का यूज़ होता है। तो BOIP आपको क्लियर हुआ। तो ये सब चीज़ें आप नोट डाउन करके रखिएगा, BOIP क्या होता है, ये सब चीज़ें। तो आपको यहाँ तक आई थिंक क्लियर हुआ होगा। और 2-3 चीज़ें और, HTTP का फुल फॉर्म हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ठीक है। और इसके अलावा आप HTTPS होने लगा है, तो ये सेम रहेगा। और ये सिक्योरिटी जो ये सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए यूज़ होता है HTTPS, ठीक है, ताकि जो भी चीज़ आप ओपन कर रहे हैं वो मतलब HTTPS पे जो भी साइट होती है ना, वो सिक्योर होती है, ठीक है। सिक्योर मतलब जो ज़्यादा सिक्योर होती है, क्योंकि आजकल आप देख रहे हैं कि डेटा ब्रीच हो जाता है, आपकी इन्फॉर्मेशन चुरा ली जाती है, तो ये सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए यूज़ होता है। जब भी आपको लिए हो सकता है ऑप्शन में आ जाती है कि HTTPS किसके लिए, तो वो आपको बताएगा कि S सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए, ठीक है। क्लियर हुआ। और www आप जानते हैं, www वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है। तो ये सब लिख के रखिए। चले आगे बढ़े। 8वां क्वेश्चन कहता है कि इज अ कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल फॉर इलेक्ट्रॉनिक मेल ट्रांसमिशन। अभी देखिए, आपको ये जो वाला जो क्वेश्चन है आपका दोबारा रिपीट किया। लास्ट टाइम ये क्वेश्चन आपका मतलब बस इसकी लैंग्वेज घुमाई थी, बाकी ये दोबारा आया था, ठीक है। तो देखिए, इलेक्ट्रॉनिक मेल प्रेशर के लिए आपको कौन सा प्रोटोकॉल यूज होता है, तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि SFTP, बहुत पहले बताया। तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, और FTP आपका फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। और हम इसको पहले देख चुके हैं ना, मैंने आपको समझाया था पहले से अच्छे से, ठीक है। तो चलें फिर आगे बढ़ें। SMTP इसका आंसर है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आपका सेंडर है, ये आपका रिसीवर है। ये रिसीवर साइड पे आपकी POP3 IMAP पोस्ट ऑफिस है ना, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। IMAP आपका इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। तो ये सब चीज़ें आप नोट डाउन करके रखिए। IMAP और POP किसके साइड यूज़ होता है, तो ये रिसीवर साइड की टेक्नोलॉजी, रिसीवर साइड पे यूज़ होता है, ठीक है। अब देखिए नाइन्थ क्वेश्चन क्या कहता है, व्हाट डज .com रिफर्स टू विद रिस्पेक्ट टू वेबसाइट। .com आपका क्या रिफर करता है एक वेबसाइट के संबंध में। जब आप देखिए www डाल के ना, www.abc.com, तो ये क्या शो करता है, कॉम का मतलब होता है आपका कॉमर्शियल, ठीक है, कॉमर्शियल। इसके अलावा भी कई सारी चीज़ें होती है, हो सकता है नेक्स्ट टाइम कुछ और पूछ ले, तो इसका आंसर क्या होगा, कॉमर्शियल। इसके अलावा भी .gov होता है, आपने देखा होगा, तो इसको मतलब होता है गवर्नमेंट, ठीक है। इसके अलावा .edu होता है आपका, एजुकेशन से संबंधित होता है, ठीक है। .in होता है आपका। तो ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं, आपको ये यहाँ पर आप देख लीजिए, .gov .edu.com है ना, इस तरीके से होती है। तो इसका आंसर है बी ऑप्शन, कॉमर्शियल, ठीक है, कॉमर्शियल। चलिए आगे 10वां क्वेश्चन, व्हाट डज द रेक्टेंगल इन फ्लोचार्ट इंडिकेट। अब फ्लोचार्ट क्या होता है, आपको फ्लोचार्ट में बताऊँ आपको। फ्लोचार्ट क्या होता है कि एक प्रोसेस होती है, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस की। जैसे मैंने बोला कि इस तरीके से होता है कि जब मैंने कोई साइट खोली, तो साइट खोलने के बाद क्या होगा, मैं अपने फॉर्म खोल के आएगा, फॉर्म में अगर फील्ड डाल दूंगा तो वो आपका यस हो जाएगा। अगर फील्ड आपने नहीं भरी तो यहाँ से ये वाली प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी, प्रोसेस 1 प्रोसेस 2। तो ये होता है डिसीजन मेकिंग के लिए आपका ये चार्ट, अंडरस्टैंड मतलब बिजनेस को समझने के लिए ये बनाया जाता है, ठीक है, ताकि आपको बिजनेस को समझने में आसानी हो। तो यहाँ पर जब बड़े बड़े एप्लीकेशन बनते हैं तो उनको बाकायदा फ्लो चार्ट आपको बनाया जाता है। तो उसमें बोल रहा है कि आपका रेक्टेंगल क्या दर्शाता है, तो इसका रेक्टेंगल क्या दर्शाता है, इसका आंसर है आपका रेक्टेंगल आपका प्रोसेस दर्शाता है, आपका प्रोसेस। आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने लगाया हुआ है, ये देखिए रेक्टेंगल है, ये आपका प्रोसेस दर्शाता है। ये देखिए डिसीजन दर्शाता है, ठीक है, कि डिसीजन आप यस करोगे नो करोगे, अगर यस करोगे तो क्या होगा, नो करोगे तो क्या होगा, इस तरीके से, ठीक है। ये इस तरीके से होता है। स्टार्ट एंड के लिए आपका ये हो गया, ठीक है। तो ये डॉक्यूमेंट के लिए आपका ये हो गया, डेटा के लिए आपका इस तरीके से हो जाता है। तो ये आपका याद रखिए, ठीक है। आई होप आपको यहाँ पर मैंने आपके साथ 10 क्वेश्चन के लिए क्वेश्चन
आपके साथ डिस्कस किए, और 10 के अलावा मैंने आई थिंक 10-20-25 क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस कर लिए हैं। तो आप इसका रिस्पॉन्स जरूर शेयर करिएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर आपका रिस्पॉन्स अच्छा होगा तो फिर वी विल कंटिन्यू लेटर, ठीक है। हम मैं आगे भी क्वेश्चन लेके आऊँगा, इसके अलावा भी देखिए आप क्वेश्चन है अभी, ठीक है। तो मैं आपके साथ ये क्वेश्चन डिस्कस करूँगा बाद में। तो अभी आई थिंक ऑलरेडी काफ़ी लंबा वीडियो हो चुका है, तो मैं इस तरीके से नहीं पढ़ाता कि आपको 5 मिनट में ख़त्म कर दूँ कि बस क्वेश्चन का आंसर बताया। मेरा मानना होता है कि आपको ये क्वेश्चन के बारे में पूरी चीज़ें पता होनी चाहिए। तो एक बार आप अपना रिस्पॉन्स शेयर कीजिएगा, अच्छा लगा, बुरा लगा, या क्या इंप्रूवमेंट करना है, फिर हम उसके बाद आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो अपना सेशन एंड करते हैं। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। जय हिंद।